In this video हम अपीसमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उसके लिए सबसे फर्स्ट जो फिनलैंड है उसकी एक केस स्टडी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या जो इंडिया है उससे इस टाइप की जो पॉलिसी है क्या फॉर्म करनी चाहिए फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फिनलैंड का मैप देखें वो ईस्टर्न साइड में जो रशिया है उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर वेस्ट में स्वीडन के साथ। अगर आप साउथ में हैं तो यहाँ गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यही इनका कैपिटल है हेलसिंकी। इसके नीचे कंट्रीज लाइक एस्तोनिया, लत्विया, लिथुआनिया है। अगर आप करंट पॉपुलेशन देखें फिनलैंड का 55 लाख है, जीडीपी $280 बिलियन और जो पर कैपिटा इनकम है जो कि बहुत इम्प्रेसिव है $50,000 के आसपास। और ज़्यादातर समय जब आप फिनलैंड का नाम सुनते होंगे, वो मेनली इंडेक्सेस में होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, एजुकेशनल इंडेक्स हो, बट इन सब के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। फिनलैंड अपने एक्सिस्टेंस के बाद हमेशा ही जो स्वीडन और जो रशिया की अंपायर है, इसके बीच में एक स्ट्रगल की तरह था। दोनों जो कंट्रीज़ हैं, वो फिनलैंड को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल करती थी। एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वो जो स्वीडन है इसके कंट्रोल में रहा until 1809 जब जो रशिया है उसने इसे अनेक्स कर लिया। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जो रशिया का यहाँ पे रूल था एक हद तक अच्छा रूल था। जो ज़ार है उसने जो फिनलैंड है उसे एक हद तक ऑटोनॉमी दी, पार्लियामेंट वहीं का, एडमिनिस्ट्रेशन वहीं की, जो करेंसी है वो भी वहीं का। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जो रशियन लैंग्वेज है वो इम्पोज नहीं किया गया। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ज़ार निकोलस टू के ज़ार बनने के बाद जब वो ज़ार बने 1894 में ये चेंज होने लगती है। उन्होंने न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया पॉवरिकोव और इसके बाद जो रशिया का रूल है हद तक ऑपरेसिव होने लग गया। और इसका रिजल्ट था कि 1904 में जो फिन्स हैं उन्होंने जो पॉवरिकोव है इससे असैसिनेट कर दिया। फिनलैंड के पास जो इंडिपेंडेंस है उसका मौका आया वर्ल्ड वॉर 1 के समय जब इधर रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई और इस कारण से जो रशिया है वो उसमें बिजी था। इस बीच में जो फिनलैंड है उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इधर फिनलैंड के अंदर इंटरनली एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है दो ग्रुप्स के बीच में, जिसमें एक थे कंजर्वेटिव, इनको वाइट्स भी कहते थे, और इन्हें जो जर्मनी है उनका सपोर्ट था। दूसरे ग्रुप थे कम्युनिस्ट जिनको आप रेड भी कह सकते हैं, और ये थे कम्युनिस्ट प्लस इन्हें जो रशिया है रशियन सोल्जर्स हैं इनका सपोर्ट था। अल्टीमेटली जो वाइट्स हैं इस सिविल वॉर को जीत जाते हैं। लगभग 8,000 के आसपास जो रेड सोल्जर्स हैं इन्हें गोली मार दी गई। एडिशनली 20,000 के आसपास जो डिजीज और स्टारवेशन है इस कारण से मारे गए। बट फिनलैंड में जो रिकॉन्सिलिएशन है वो एक हद तक अच्छा रहा। एंड बाय 1926 तक एक जो लेफ्टिस्ट था वो फिनलैंड का पीएम था। बट फिनलैंड के अंदर जो रशिया का फियर है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि जो रशिया है फिनलैंड को वापस लेने की कोशिश करे। इसके साथ साथ इसके भी चांसेस है कि जो कम्युनिस्ट है फिनलैंड में उसे रशिया सपोर्ट करे। इसके बाद धीरे-धीरे जब रशिया ने एक समय के बाद अपने जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, ये भी फ़िनलैंड के लिए एक कंसर्न था। और इसीलिए बाय 1930s जो फ़िनलैंड है, उसने जो अपनी आर्मी है, उसे स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया अंडर जनरल मैनरहाइम, जो कि जो व्हाइट्स हैं, उसके लीडर थे ड्यूरिंग सिविल वॉर। इधर जो रशिया है उसके खुद के कंसर्न्स थे फिनलैंड को लेकर के, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो इधर जर्मनी है धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था, हिटलर राइज कर रहा था, और जर्मनी के जो रिलेशंस थे फिनलैंड के साथ वो बहुत ही अच्छे थे। सिविल वॉर के समय जो जर्मनी है उसने हेल्प भी करी थी फिनलैंड को। ये एक हद तक कंसर्न था रशिया के लिए। इसके साथ साथ जो लेनिनग्राड का डिस्टेंस था फिनलैंड रशिया बॉर्डर से, वो सिर्फ 48 किलोमीटर के आसपास ही था। और इसके साथ-साथ जो रशिया है, उसके अंदर एक हिस्टोरिकल मेमोरी थी कि ब्रिटेन और जो फ्रांस है, उसने गल्फ ऑफ फिनलैंड में एंटर करके क्राइमिया वॉर के समय जो लेनिनग्राड है, उस पे अटैक किया था, उसे ब्लॉकेड करने की कोशिश करी थी। इसी बीच में जो हिटलर है, उसने जो ऑस्ट्रिया है, उसे एनेक्स कर लिया मार्च 1938 में। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को मार्च 1939 में। फिर अगस्त 1939 में एक सबसे बड़ा सरप्राइज आया जब इधर हिटलर और जो स्टालिन है उसने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन कर ली, जिस कारण से जो जर्मनी है और जो सोवियत यूनियन है
और कई बार आप रशिया भी कह सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ आ गए, एक दूसरे के अगेंस्ट अग्रेशन नहीं करेंगे। बट जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उसके लिए इसका मतलब ये था कि जो सोवियत है और जो जर्मनी है, उसने जो ईस्टर्न यूरोप है, उसे आपस में डिवाइड कर लिया कि किस कंट्री को जर्मनी कंट्रोल करेगा, किस कंट्री को सोवियत कंट्रोल करेगा। अब नॉन अग्रेशन पैक्ट के कारण जो रशिया है, एक हद तक सिक्योर फील करता है, क्योंकि जो जर्मनी के अटैक का जो इमीडिएट थ्रेट था, वो एक हद तक खत्म हो चुका था। इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी मेक श्योर कर लिया कि जो फ़िनलैंड है, उसकी अब हेल्प नहीं करने वाला है जर्मनी। और इसके बाद जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने जो 4 स्टेट हैं, उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड फ़िनलैंड। इनसे ये डिमांड करी कि सबसे फर्स्ट जो इनके सॉइल है, उस पे मिलिट्री बेस चाहिए, प्लस जो ट्रांज़िट राइट है, वो चाहिए कि जो ट्रूप्स हैं, इन बेसेस को एक्सेस कर सकें। और ये जो 3 स्मॉलेस्ट स्टेट थी लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वो बहुत ही छोटी-सी कंट्री थी। वो जो सोवियत है, उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं सकती थी। एंड बाय 1940 तक ये सोवियत यूनियन का पार्ट भी बन गए। बट अगेंस्ट फिनलैंड जो सोवियत है, उसकी 2 और डिमांड थी कि सबसे फर्स्ट जो लेनिनग्राड है, उससे जो बॉर्डर का डिस्टेंस है, वो एक हद तक दूर करना। इसके साथ-साथ जो हेलसिंकी है, उसके आसपास एक नेवल बेस रशिया के लिए। और फ़िनलैंड जो कुछ हद तक जो डिमांड है, कुछ कंसेशन है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, बट उतना नहीं जितना जो सोवियत है, वो डिमांड कर रहा था। इवन जो जनरल मैनरहाइम है, उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है, उसे अर्ज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो फ़िनलैंड की आर्मी है, एक हद तक वीक है, कि जो रशिया की डिमांड है, जो सोवियत की डिमांड है, उसे एक हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट मेजॉरिटी के आसपास जो फ़िनलैंड की पॉपुलेशन है, उसने इसे अपोज़ किया। और इसका भी कारण था, सबसे फर्स्ट कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि जो स्टालिन हो, इसी चक्कर में होल फ़िनलैंड पे कब्ज़ा कर ले। क्योंकि अगर बॉर्डर एरिया को मूव किया इस चक्कर में जो बिगेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मैनरहाइम लाइन, वो देना पड़ जाएगा। इसके साथ-साथ अगर हेलसिंकी के पास पोर्ट दे दी, तो हेलसिंकी को बॉम्ब करना आसान हो जाएगा। और फ़िनलैंड ने इवन जो चेकोस्लोवाकिया है, उससे भी एक लेसन लर्न करी, जो चेकोस्लोवाकिया ने जो मिस्टेक किया था। जर्मनी ने जो सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड है, चेकोस्लोवाकिया से किया। चेकोस्लोवाकिया ने जो बिगेस्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो जर्मनी को दे दिया। और अगले ही साल जो पूरा चेकोस्लोवाकिया है, वो जर्मनी के अंडर था। इसका जो दूसरा कारण था, वो ये था कि जो फ़िनलैंड है, उसे लग रहा था कि जो सोवियत है, वो लेस में ही सेटल कर जाएगा। इवन जो स्टालिन है, उसे भी नहीं लगा कि फ़िनलैंड जैसी कंट्री, जो कि बहुत ही छोटी-सी कंट्री है, वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट चली जाएगी। इसके साथ-साथ फ़िनलैंड ये भी एक्सेप्ट कर रहा था कि जो बहुत सारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो हो सकता है उसकी हेल्प करेगी। एंड अल्टीमेटली जो फ़िनलैंड ने ये जो डिमांड है जब एक्सेप्ट नहीं करी, 30 नवंबर 1939 को इन्होंने जो फ़िनलैंड के बॉर्डर लाइन्स हैं, उन पे अटैक करना स्टार्ट किया। इसके साथ-साथ जो सोवियत प्लेन्स हैं, उन्होंने फ़िनलैंड की सिटीज़ को बॉम्ब करना स्टार्ट किया। सोवियत की जो आर्मी है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जो कम्युनिस्ट हैं, उसे रिकॉग्नाइज़ कर ली एज़ अ हेड ऑफ फिनिश गवर्नमेंट। अब जो सोवियत और जो फ़िनलैंड है, उनमें डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा थी। इधर जो सोवियत की आर्मी जो फ़िनलैंड को अटैक कर रही थी, वही लगभग 5 लाख के आसपास थी। बट जो फ़िनलैंड की पूरी आर्मी थी, वो थी 1.2 लाख। जो सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन थी, वो थी 17 करोड़ के आसपास और फ़िनलैंड की पूरी पॉपुलेशन थी 36 लाख। इसके साथ-साथ जो सोवियत है, उसके पास मॉडर्न वॉर प्लेन्स हो, टैंक्स हो, आर्टिलरी हो, ये सब था। जो फ़िनलैंड है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़िनलैंड है, उनके पास अच्छे राइफ़ल्स थे, मशीन गन्स थे। बट यहाँ भी इनके पास लिमिटेड एम्यूनेशन था। अब ऐसा भी नहीं था कि जो फ़िनलैंड है, वो किसी इल्यूज़न में था। उसे पता नहीं थी कि उसकी लिमिटेशन क्या है। उसने इवन जो पोलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं, जिसकी मिलिट्री मच मोर स्ट्रॉन्गर थी, उसका क्या हालत हुआ था, वो देख रखा था। तो इसीलिए इनका जो अल्टीमेट एम ये हो गया कि वॉर जो है, जितना हो सके उतना पेनफुल और कॉस्टली बनाए सोवियत यूनियन के लिए। इसके साथ-साथ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वो इनको हेल्प करेगी, तो रेसिस्ट करो जब तक वो हेल्प रिसीव नहीं कर लेते। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था उस वॉर का, वो ये था कि जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया, वैसा वॉर गया नहीं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि जो फ़िनलैंड है, इस वॉर को आराम से हार जाएगा, सोवियत जो है, आराम से वॉर जीत जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं।
जो फ़िनलैंड है उसके पास उस समय एंटी टैंक गन्स उतने नहीं थे, बट उसी समय उन्होंने जो मोलोटोव कॉकटेल है उसका आविष्कार किया, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ। इसके साथ-साथ जो फ़िनलैंड के सोल्जर्स हैं, वो फॉक्स हॉल में बैठ के जो टैंक्स हैं, उसका इंतज़ार करते थे कि वो किसी तरीके से पास में आए। उसके बाद लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करके जो टैंक्स हैं, उसे वो जैम कर देते थे। उस कारण से जो टैंक है, वो एक हद तक रुक जाता था। और उसके बाद जो फिनिश सोल्जर्स हैं, जो बाकी फिनिश सोल्जर्स हैं, वो ये कोशिश करते थे कि जो ऑब्जर्वेशन स्लिट है, उसका यूज़ करके जो अंदर में जो सोवियत सोल्जर बैठा है, उसे गोली मारने की कोशिश करते थे। इसके साथ-साथ जो फ़िनलैंड के सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया। वो रात के समय जो व्हाइट कैमोफ्लेज यूनिफ़ॉर्म है, उसे पहनते थे और उसके बाद किसी भी तरीके से जो सोवियत के कॉलम है, उसके आस-पास पहुँचे और उसके बाद जो नियर बाय ट्रीज़ हैं, वहाँ पे चढ़े अपने राइफ़ल्स को लेकर के और जो भी सोवियत ऑफ़िसर देखा, उसे गोली मारी और उसके बाद वो भाग जाते थे। इस कारण से जो सोवियत के सोल्जर्स हैं, डरे से, डिमोरलाइज़ से, लीडरलेस रह जाते थे और इस कारण से जो इनिशियल वॉर है, उसमें जो फ़िनलैंड है, उसे अच्छी खासी सक्सेस मिली। अब जो फ़िनलैंड की सक्सेस है, उसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण आप कह सकते हैं मोटिवेशन। जो फ़िनलैंड के सोल्जर्स हैं, उसे लग रहा था कि वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं, उसके इंडिपेंडेंस को, वहाँ के लोगों को और इस कारण से वो हद पार करने के लिए रेडी थे। हमने एंटी टैंक क्रू का एग्ज़ाम्पल देखा। इसके साथ-साथ उन्होंने जो फ़िनलैंड के सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो टेरेन्स हैं और उस समय जो विंटर क्लाइमेट है, उसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ किया। उन्हें एक हद तक आइडिया ज़्यादा था और उसी हिसाब से उन्होंने इक्विपमेंट्स यूज़ करी और इसका उतना ज़्यादा जो आइडिया है, सोवियत के सोल्जर्स को था नहीं। इसके साथ-साथ एक और कारण ये था कि लाइक इज़राइलीज़ आर्मी जो यहाँ इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो डिसीजंस लेते थे। ऐसा नहीं है कि ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो करते गए। बट एक समय के बाद ये जो विंटर है वो ख़त्म हो गई और जैसे ही विंटर ख़त्म होगा आइस हो स्नो हो ये ख़त्म होगा और उसके बाद जो सोवियत आर्मी का जो बड़ा नंबर था बेटर टेक्नोलॉजी था उसका वो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। फ़िनलैंड के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जैसा हेल्प उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वैसा हेल्प उन्हें मिला नहीं। सबसे फर्स्ट जो स्वीडन है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो अपने ट्रूप्स हैं, वो नहीं भेजेगा फ़िनलैंड, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर जो सोवियत यूनियन है, उनके साथ उन्हें वॉर में जाना पड़ जाएगा। इधर जो हिटलर है, जो नॉन एग्रेशन पैक्ट है, उसे वायलेट करने के लिए रेडी नहीं था। और इसलिए जो फ़िनलैंड के लिए जो रियलिस्टिक सोर्स ऑफ हेल्प था, वो मेनली ब्रिटेन एंड फ्रांस था। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई। उस समय जर्मनी के अगेंस्ट जो फ्रांस और जो ब्रिटेन है, वो ऑलरेडी वॉर में थे और जर्मनी ज़्यादातर जो अपना आयरन ओर है, जो न्यूट्रल स्वीडन है, उससे मंगवाता था। एंड सबसे फर्स्ट उसे न्यूट्रल स्वीडन के थ्रू जो नॉर्वे का पोर्ट है, नार्विक पोर्ट, वहाँ लाया जाता था और उसके बाद नार्विक से फिर उसे जो जर्मनी है, वहाँ शिप किया जाता था। और इसीलिए जब ब्रिटेन और जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने जब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भेजे हुए फिनलैंड के तरफ, बाद में पता चला कि तो वो जो सोल्जर्स हैं, नार्विक रेल रोड्स हो और जो स्वीडन के आयरन ओर फील्ड्स हैं, वहाँ स्टेशन कर दी गई। बहुत ही कम नंबर में जो सोल्जर्स हैं, वो एक्चुअली फिनलैंड पहुँचे। अब जो सोवियत यूनियन है, वो ये रियलाइज़ कर चुके थे कि जो इनिशियल वॉर है, उसमें उन्होंने किस-किस टाइप की मिस्टेक्स करी। अब इन्होंने जो अपने ट्रूप्स, आर्टिलरी और टैंक्स हैं, उसे लार्ज अमाउंट में कंसंट्रेट किया, असेंबल किया अलोंग करेलियन isthmus, जहाँ टेरेन है, जो एक हद तक ओपन था। इस कारण से जो सोवियत है, उसके पास एक एडवांटेज था क्योंकि वहाँ आप गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं लड़ सकते और सोवियत के पास ज़्यादा नंबर्स थे, बेटर टेक्नोलॉजी थी। और उसका एक इम्पैक्ट भी दिखा। अर्ली फ़रवरी में ही जो सोवियत यूनियन है, उन्होंने जो मैनरहाइम लाइन है, उसे उन्होंने ब्रेक कर दिया। बाय लेट 1940 तक जो फिन्स थे, वो वॉर से इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड थे कि वो पीस के लिए रेडी थे। बट उस समय जो ब्रिटेन और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, उन्होंने फिन्स को अर्ज किया कि वो एक हद तक होल्ड आउट करे, थोड़ा-सा और लड़े। जो फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर थे, डॉलडियर, उन्होंने कहा कि वो लगभग 50,000 के आसपास जो ट्रूप्स हैं, वो भेजेंगे, प्लस हंड्रेड्स के आसपास बॉम्बर्स। इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि वो जो पैसेज हैं, वो भी अरेंज करवाएँगे थ्रू नॉर्वे, थ्रू स्वीडन
और इस ऑफर के कारण जो फिन्स हैं वो एक वीक तक और लड़ते रहे, जिस बीच में थाउजेंड्स के आसपास जो फिन्स हैं वो मारे गए। बट बाद में जो ब्रिटेन है उसने ये एडमिट किया कि जॉल्टर का जो ऑफर था वो एक डिसीटफुल ब्लफ था, वो एक हद तक झूठ था। वो बस चाह रहे थे कि जो फिनलैंड है सोवियत को एक हद तक बिजी रहे, एक हद तक और ज़्यादा हार्म करे फिनलैंड। उस लेवल की जो हेल्प है वो भेजने वाला था नहीं जॉल्टियर। जो ट्रूप्स और जो प्लेन्स थे वो रेडी नहीं थे। इवन नॉर्वे और जो स्वीडन है उसने जो पैसेज देने से एक हद तक रिफ्यूज कर दिया। जैसे ही जो फिनलैंड के पीएम हैं उन्हें ये पता चलता है, वो जो पीस डेलीगेशन है उसे लेकर के पहुंचते हैं मॉस्को में। उस समय उधर वो पीस नेगोशिएशन लेकर के पहुंच रहे हैं और इधर जो सोवियत की आर्मी है वो एडवांस कर रही थी। उन्हें सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जो कि विपुरी था, जो कि करेलिया प्रोविंस का एक हद तक कैपिटल था। और जो वहाँ वो पहुंचे, जो सोवियत है उसने ये डिमांड करी कि उन्हें पूरा प्रोविंस ऑफ करेलिया चाहिए, कुछ और एरियाज चाहिए नॉर्थ में। प्लस इसके साथ-साथ हेलसिंकी के पास उनको एक पोर्ट चाहिए। अब उस समय जो सोवियत यूनियन है, एक हद तक जो वॉर है, वो जीत रहा था। बट उसके बाद भी उन्होंने जो होल फिनलैंड है, उस पे कब्जा क्यों नहीं किया? इसका पहला कारण ये था कि जिस लेवल का फिनिश रेजिस्टेंस फेस किया उन्होंने, उस कारण से जो वॉर है, एक हद तक पेनफुल और कॉस्टली होता जा रहा था। जिस लेवल पे सोल्जर्स मारे गए थे सोवियत यूनियन के उस वॉर में, अगर एक फिनलैंड का सोल्जर मारा गया था तो 8 के आसपास जो सोवियत के सोल्जर्स हैं वो मारे गए थे उस वॉर में। इसके साथ साथ इनके लिए एक बड़ा जो कंसर्न था वो जर्मनी का अटैक था। और इसलिए जो अपनी आर्मी है उसे उस वे में ऑर्गेनाइज करनी थी कि अगर हो सकता है जर्मनी अटैक करे तो उससे सोवियत डील कर सके। उसके साथ-साथ ये भी था कि अगर वॉर और लंबा चला और फ्रांस और ब्रिटेन ने अच्छे से इंटरवीन कर दिया, तो एक हद तक सोवियत के अगेंस्ट ही चला जाएगा। इसके बाद जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को ऑक्युपाई कर लिया अप्रैल 1940 में। इसके बाद फ्रांस को जून 1940 में। और अब जो फिनलैंड है उसके पास दो ऑप्शंस थे कि आइदर वो जो जर्मनी है उसे ज्वाइन करे या फिर सोवियत यूनियन को ज्वाइन करे, क्योंकि जो यूरोपियन मेनलैंड है उसमें दो ही मेन पावर बचे थे। न्यूट्रलिटी उनके पास ऑप्शन थी नहीं, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे तो सोवियत और जो जर्मनी है उसमें से कोई ना कोई आपको ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा। जो फिनलैंड है वो ऑलरेडी जो सोवियत यूनियन है उससे एक वॉर लड़ चुका था। सोवियत यूनियन ने जो पूरा प्रोविंस ऑफ करेलिया है वो ले लिया था फिनलैंड से। और इस कारण से वहाँ के लोगों में जो सोवियत है उसके प्रति एक हद तक गुस्सा भी था। इसके साथ-साथ जिस लेवल का बैड परफॉर्मेंस उन्होंने देखा था सोवियत यूनियन के आर्मी का उस वॉर में, उस कारण से ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो जर्मनी है, अगर वॉर हुआ, जर्मनी और सोवियत के बीच में आराम से जीत जाएगा। एंड अल्टीमेटली इन सब कारण से जो फिनलैंड है, वो डिसाइड करता है कि वो जो जर्मनी है, उसे जॉइन करेगा। जून 21, 1941 को जो जर्मनी है, उसने जो सोवियत यूनियन है, उस पे अटैक लॉन्च किया। एंड इनिशियली जो फिनलैंड है उसने कहा कि वो न्यूट्रल है, वो किसी के साइड नहीं है। बट सोवियत को एक हद तक आइडिया था कि फिनलैंड किसके साइड है। जून 25 को जो सोवियत के प्लेन्स हैं उन्होंने जो फिनलैंड की सिटीज हैं उसे बॉम्ब करना स्टार्ट किया, जिस चीज ने इवन जो फिनलैंड है उससे भी एक एक्सक्यूज दे दिया है कि वो जो वॉर है उसमें एंटर कर सके। और जो सेकेंड वॉर था उसे कंटिन्यूएशन वॉर कहा गया, जिसमें फिनलैंड ने लगभग 1/6 के आसपास जो अपनी पॉपुलेशन है उसे मोबिलाइज करी। जो भी मेल्स थे फ्रॉम 16 टू अर्ली 50s उन्हें डायरेक्टली जो आर्मी है उसमें भर्ती कर ली गई। जो लोग आर्मी में नहीं थे वो जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें काम कर रहे थे। और इधर जो सोवियत यूनियन है एक हद तक जर्मनी की जो आर्मी है, जर्मनी के जो अटैक है उससे बिजी था, उससे डील करने में बिजी था। और इस कारण से जो फिनलैंड है उसने अपना जो करेलिया प्रोविंस है, जो कि उसे सोवियत को देना पड़ा था, इसे बहुत ही जल्दी वापस ले लिया। बट इनिशियली वहाँ वो रुके नहीं, वो इवन जो सोवियत की टेरिटरी है उसमें वो एंटर कर जाते हैं। बट इसके बाद भी जो फिनलैंड का अटैक है एक हद तक लिमिटेड रहा। उसने जो लेनिनग्राड है उस पर अटैक नहीं करी। और आफ्टर दिसंबर 1941 जो फिनिश आर्मी है उन्होंने जो अपना एडवांसमेंट है वो भी रोक दिया। और आने वाले 3 साल में जो दोनों कंट्रीज हैं उसके बीच में उतना कुछ हुआ नहीं, उतना कुछ सिग्निफिकेंट हुआ नहीं, क्योंकि इधर जो सोवियत की आर्मी थी वो जो जर्मनी के अटैक है इससे डील करने में बिजी थी।
बट जैसे ही सोवियत की जो आर्मी है, वो जो जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं, जर्मनी के जो अटैक्स हैं, उसे रेपेल करने में सक्सेसफुल रहे। इसके बाद उन्होंने जो फ़िनलैंड है, इस पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया। जून 1944 को जो सोवियत है, उन्होंने अटैक लॉन्च करी अलोंग करेलियन isthmus और उन्होंने बहुत ही जल्दी जो मनरहाइम लाइन है, इसे ब्रेक कर दिया। बट इसके बाद भी जो सोवियत यूनियन है, उसने जो फ़िनलैंड है, उसे फिर पूरी तरीके से कब्ज़ा नहीं किया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया। जिस चीज़ ने फ़िनलैंड को उस समय बचा लिया, वो ये था कि जो सोवियत का मेन फ़ोकस था, वो ये था कि बर्लिन पहुँचना अमेरिका से पहले। इसके साथ-साथ जो सोवियत के सोल्जर्स ने जो पास्ट में डिफ़िकल्टी फ़ेस करी थी फिनिश टेरेन्स में लड़ने में, उसने भी एक हद तक रोल प्ले किया। उन्हें लगा कि ये इतना वर्थ इट नहीं है, इस कारण से और भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएँगे। फिर जो फ़िनलैंड के लीडर्स हैं, वो मॉस्को पहुँचते हैं। इस बार भी जो कुछ डिमांड थी, एक हद तक सिमिलर थी कि पूरा करेलिया चाहिए, नेवल बेस चाहिए। एडिशनली कुछ और पोर्ट्स डिमांड की गई। एक निकल माइन डिमांड किया गया आर्कटिक के पास। फ़िनलैंड को ये भी कहा गया कि 2 लाख के आसपास जो जर्मनी के सोल्जर्स हैं, उसे एक हद तक वो वहाँ से निकालें फ़िनलैंड से। और जब जर्मनी के सोल्जर्स को ये कहा गया, वो जिस प्रोविंस में थे लैपलैंड में, उसमें उन्होंने हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी। एंड अल्टीमेट रिजल्ट वॉर का ये था कि 1 लाख के आसपास जो सोल्जर्स हैं, वो मारे गए। जो फ़िनलैंड की इकोनॉमी थी, वो डेवास्टेटिंग कंडीशन में थी। जो फ़िनलैंड के वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे और भी कुछ जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें सोवियत के प्रेशर में जेल में डालना पड़ गया। इसके साथ-साथ सोवियत ने 30 करोड़ डॉलर के आसपास रिप्रेशन डिमांड करी 6 साल में। इसे बाद में उन्होंने कम करके 22.6 कर दिया 8 साल में। फ़िनलैंड को ये भी कहा गया कि 20% तक जो ट्रेड है, वो अपना उस सोवियत यूनियन के साथ करेंगे। और वो जो पीरियड था बिटवीन 1945 से 48 के बीच में, वो एक फ़ियर वाला पीरियड था फ़िनलैंड के लिए। क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि जो सोवियत यूनियन है, वो पूरी तरीके से टेक ओवर ना कर ले फ़िनलैंड का। इसके साथ-साथ ऐसा ना हो कि जो कम्युनिस्ट हैं, उसे एक हद तक सपोर्ट करे। और ये जो वॉर थी फ़िनलैंड के लीडर्स के लिए एक लेसन की तरह थी। उन्हें एक हद तक जो रियलिटी है वो समझ में आ गई कि सबसे फर्स्ट दे आर अल्टीमेटली अलोन। वो किसी भी कंट्री पे अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली वो जो सोवियत के कंसर्न्स हैं उसे एक हद तक इग्नोर नहीं कर सकते। सोवियत के कंपैरिजन में जो फ़िनलैंड है एक स्मॉल और एक वीक कंट्री है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो जो रशिया है, जो सोवियत है, उसके साथ वो बॉर्डर शेयर करती है और अब अपना ज्योग्राफी तो चेंज कर नहीं सकते। और जो रशिया है, जो सोवियत है, उसके अटैक करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। तो अब जो फ़िनलैंड है, उसका प्लान हो गया कि जो रशिया है, उसके साथ एक हद तक ट्रस्ट बिल्ड करो। और जो फ़िनलैंड है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सेसफुल भी रहा। फ़िनलैंड ने जो मार्शल प्लान है, उसे रिफ्यूज़ कर दिया और उस समय उन्हें मार्शल प्लान की अच्छी खासी ज़रूरत थी क्योंकि इकोनॉमी डेवास्टेटेड थी, कंट्री का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। बट इसके बाद भी उन्होंने जो इकोनॉमिक हेल्प है, वो उन्होंने ले ली क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का समय था और अगर यूएसए से हेल्प ली, तो यूएसएसआर जो है, एक हद तक कंसर्न फ़ील करता। इसके बाद जब स्टालिन से पूछा गया कि क्या आपको कम्युनिज्म नहीं चाहिए फ़िनलैंड में? उन्होंने कहा कि मुझे कम्युनिज्म क्यों चाहिए जब मेरे पास पासिकेवी है, जो कि प्रेसिडेंट थे फ़िनलैंड के। इसके बाद 1956 में जो सोवियत है, उन्होंने जो नेवल बेस है, उसे इवैक्यूएट कर लिया। इसके साथ-साथ धीरे-धीरे जब फ़िनलैंड की ट्रेड बढ़ी वेस्टर्न यूरोप के साथ, उसे भी सोवियत ने एक हद तक टॉलरेट किया। सबसे इंटरेस्टिंग केस दिखा 1970s में जब इधर जो फ़िनलैंड है ईसी के साथ बहुत सारे ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा था और इस कारण से जो सोवियत है उसके अपने कंसर्न्स थे इस चीज़ को लेकर के। इसी कंसर्न को एक हद तक डिफ्यूज़ करने के लिए जो केकनन है, जो कि फ़िनलैंड के हेड थे, उन्होंने जो ब्रेज़नेव है, जो कि यूएसएसआर के हेड थे, उसे विज़िट किया। वहाँ उन्होंने जा कर के अपने पर्सनल वर्ड दिए कि फ़िनलैंड जो है, जो सोवियत के कंसर्न्स हैं, उसे हमेशा ही ध्यान रखेगा। और इसके बाद ये दिखा कि जो फ़िनलैंड के पार्लियामेंट है, उन्होंने जो केकोनन के जो टर्म है, वो केकोनन प्रेसिडेंट थे, उन्हें 4 साल के लिए बिना इलेक्शन के लिए एक्सटेंड कर दिया। और जो इलेक्शन होना था 1974 में, उसे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जिस कारण से जो केकोनन है, वो एक हद तक प्रेसिडेंट बने रहे।
और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो केकोनन है, उसे जो ब्रेज़नेव हैं, जो यूएसएसआर की लीडरशिप है, वो एक हद तक ट्रस्ट करते थे और अगर वो प्रेसिडेंट रहेंगे, तो जो रशिया है, उतना कंसर्न फ़ील नहीं करेगा। इसके साथ-साथ जो फ़िनलैंड की प्रेस है, वो कोशिश करती थी कि जो सोवियत है, उसे एक हद वो क्रिटिसाइज़ ना करे थ्रू सेल्फ सेंसरशिप क्योंकि फ़िनलैंड एक डेमोक्रेसी थी, मतलब वहाँ जो प्रेस है, उसके पास एक हद तक फ्रीडम है। बट फिर भी वो कोशिश करते थे कि जो सोवियत है, उसे क्रिटिसाइज़ ना करे क्योंकि उससे एक हद तक वो एंटेगनाइज़ हो जाता, गुस्सा हो जाता। इसके साथ-साथ कई वहाँ बुक्स बैन कर दी गई फ़िनलैंड में, जो कि जो सोवियत है, उसके अगेंस्ट थे। और इन सब कारण से जो फ़िनलैंड है, जो रशिया के साथ, जो सोवियत के साथ अपने रिलेशंस हैं, वो एक हद तक इम्प्रूव कर पाया, एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाया। अब जो फ़िनलैंड है, वो हमारे लिए लेसन है इन मैनी वेज़। सबसे फर्स्ट उन्होंने जब रशिया के अगेंस्ट, जब सोवियत के अगेंस्ट वॉर लड़ने का सोचा था, जब सबसे फर्स्ट डिसाइड किया, उस समय हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं, वो कहते कि एक फुलिश डिसीजन है। बट इसी चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया कि जो फ़िनलैंड है, ऐसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ एक्सिस्ट करती रही। क्योंकि उस समय जो बाकी 3 कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, उन्होंने भी जो रशिया की डिमांड है, उसे एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद वो जो सोवियत यूनियन है, उसका पार्ट बन गए। बट फ़िनलैंड एज़ ए इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सिस्ट करता रहा। इसके साथ-साथ ये भी दिखाता है कि कोई भी अगर स्मॉल कंट्री अगर यूनाइटेड है, इवन अगेंस्ट माइटी पावर, वो क्या अचीव कर सकता है, यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ ये भी कि जो रिज़ेंटमेंट है, ऐसा ना हो कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, इसे एक हद तक पैरालाइज़ कर दे। सोवियत की जो आर्मी है, उन्होंने अच्छा खासा हार्म किया था फ़िनलैंड को, उस कारण से लाखों के आसपास लोग मारे गए थे। बट इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो फ़िनलैंड के लीडर्स हैं, उन्होंने रियलिटी समझी कि जितनी बड़ी सोवियत की आर्मी है, उससे वो हमेशा के लिए रजिस्ट कर नहीं सकती। जितनी बड़ी फ़िनलैंड की पॉपुलेशन है, उससे बड़ी तो सोवियत यूनियन की आर्मी ही है और इसीलिए उन्हें उस टाइप के डिसीजंस लेने होंगे, जो एक हद तक प्रैक्टिकल हो और उसी टाइप के डिसीजंस लिए भी उन्होंने। इसके साथ-साथ एक हद तक रियलिस्टिक रहना, फ़िनलैंड को कई बार जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो फ़िनलैंड है, बुलिंग एक्सेप्ट कर रहा है बाय टोटलिटेरियन पावर, जो कि यूएसएसआर को कहा जाता था। बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो फ़िनलैंड के सिचुएशंस में नहीं थी। इवन जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जब फ़िनलैंड सोवियत के साथ वॉर में था, उस समय किसी भी कंट्री ने उस लेवल पे आकर के उसकी हेल्प नहीं करी। तो फ़िनलैंड अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो नहीं सकता था। अब जो फ़िनलैंड है, वो जो इंडिया है, उसके लिए भी एक लेसन की तरह हो सकता है। सबसे फर्स्ट एक हद तक रियल रहना, अपनी जो लिमिटेशन है, उसे समझना। इसका एक एग्ज़ाम्पल हम चाइना से ले सकते हैं कि चाइना हमारा इमीडिएट नेबर है। चाइना के साथ बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। बट अभी रियलिटी ये है कि जो चाइना है, उसके पास एक कन्वेंशनल एज है हमारे अगेंस्ट, उसके पास एक एडवांटेज है क्योंकि वो जितना मिलिट्री पे खर्च करता है, वो हमसे 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, उसकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी है और ये सब चीज़ें हम कुछ साल में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कई साल लग जाएंगे। इसके साथ-साथ चाइना के पास पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी अच्छी खासी डिस्ट्रॉयड है। इस कारण से एक टू फ्रंट वॉर का भी खतरा रहता है। और इसीलिए इंडिया को एक हद तक जो कॉन्फ्रंटेशन है वो अवॉइड करना है स्पेशली आने वाले 20-30 सालों में। बट यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जो फिनलैंड ने जिस टाइप की फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रही है जो इंडिया है उसे भी उस टाइप की सेम चीज़ें करना चाहिए। कुछ सालों पहले एक जो एमपी है उन्होंने कहा कि हमें जो चाइना है उसे अपीज करना चाहिए। बट अपीसमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आपने अपीसमेंट के नाम पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करी, अपने आर्मी को बेहतर नहीं किया, अब अगर चाइना ने फ्यूचर में इन्वेड किया, आप श्योरली ही हार जाएंगे। इसलिए हम जो अपीसमेंट है उसे फॉलो नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ ऐसा भी है कि हम फ़िनलैंड नहीं हैं क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वो मच मोर स्ट्रॉन्गर है। हमारी जो कंट्री है वो मच मोर बिगर है। कंट्री का साइज़ 1.5 बिलियन के आसपास लोग हैं। इसलिए हम फ़िनलैंड जैसी जो पॉलिसी है वो फ़ॉलो नहीं कर सकते। हाँ, चाइना के पास एक हद तक सुपीरियरिटी है, बट इंडिया ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छोटी-सी, वीक सी कंट्री है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जो अपीसमेंट जैसी फॉरेन पॉलिसी है, वो इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक हद तक अपनी लिमिटेशंस को समझना, एक हद तक रियल रहना, वो एक हद तक इम्पोर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली जो अपीसमेंट एज़ अ फॉरेन पॉलिसी है, कोई भी जो स्मॉल और जो वीक कंट्रीज़ हैं, उसके लिए कई बार काम आ सकती है।
क्योंकि अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा कंट्री है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है अपने साइज़ में, अगर आप उसकी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे, तो वो अल्टीमेटली आपके सर्वाइवल को थ्रेटन करेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसी कंट्रीज़ को, जो कि बहुत ही छोटी-सी कंट्री है। इसके सिचुएशंस को इमेजिन करिए अगर नेटो नहीं होता, अगर यूएसए नहीं होता। क्योंकि अगर ये कंट्री अगर थोड़ा-सा भी रशिया के सिक्योरिटी को थ्रेटन करती, रशिया इनके सर्वाइवल को थ्रेटन करता, क्योंकि रशिया का साइज़ ह्यूमंगस है। इसीलिए अपीसमेंट जो इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, उसके लिए कई बार अच्छी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है।